तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल टेम्परेचर में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज मैं आया हूं क्लास 12 के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर लेकर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे बच्चे तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेरे फुल मार्क्स आए, वो भी न्यूमेरिकल्स में, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, प्रॉपर आप अच्छे से उसकी तैयारी कर रहे हो, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बेटा कंफर्म है नंबर आपके आएंगे ही आएंगे। मैं यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और आने वाले एग्जाम की भी बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे कैसे पूछे गए हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। तो मेरे बच्चे अगर तुम नए हो तो एकदम बैठ कर एकदम शांति से एकदम समझो चीजों को, मैं एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहला सवाल स्टार्ट कर रहा हूं एकदम बेसिक लेवल का, कि जो भी बच्चा हमारा फॉर्मूले को नहीं जानते हैं मैं आपको फॉर्मूला भी सिखा दूंगा, ठीक है। अब समझिए बेटा सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है, हमको ईएमएफ बताना है। अच्छा, ई एल दिया गया बेटा, एल का मतलब क्या है, लेफ्ट, ऐसा समझना, एल दिया है लेफ्ट, और आर किसको बता रहा है बेटा, राइट को बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एल लेफ्ट को बता रहा है, आर राइट को बता रहा है। बताओ ये बात क्लियर है? ठीक है, हमको निकालना है बेटा ईएमएफ ऑफ सेल। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, ई नॉट सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या हम बोल सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। नोट लगा दीजिए। ये एक फॉर्मूला है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब भी आप करोगे आपको ये फॉर्मूला तो मालूम होना ही चाहिए, तभी आप सवाल कर पाओगे। क्या है बेटा, ईएमएफ निकालने के लिए ई राइट माइनस ई लेफ्ट कर दीजिए, या फिर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अच्छा, कैथोड एनोड तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो देखो सवाल में क्या दिया है, ई लेफ्ट दिया है और ई राइट दिया है। वैल्यू को पुट कर दो बेटा, तो आ जाएगा ई नॉट सेल बराबर, ई राइट की वैल्यू कितनी है, प्लस का 0.34, ई लेफ्ट की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 0.76। अच्छा, इसको ऐड कर दो तो आ जाएगा हमारा 1.10 वोल्ट। बताओ क्या आपको ये पहला सवाल समझ में आया? बताओ आया कि नहीं आया? अच्छा सवाल था बेटा, ठीक है। अब मैं अगला सवाल लेके आया, धीरे धीरे सवालों का लेवल में बढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। हर एक सवाल आपको अलग अलग चीज सिखाएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बेटा। बोल रहा है कि फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, एक गैल्वेनिक सेल में एक रिएक्शन हो रहा है जो है Cu2Ag गिव्स Cu+2 और 2Ag। बोल रहा है राइट इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। आपको बताना है कि दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं हमारा, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। अलग अलग इलेक्ट्रोड पर आपको ये रिएक्शन लिख के बताना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले इस रिएक्शन को लिख लेते हैं बेटा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझो आप। Cu कॉपर, कॉपर पर चार्ज कितना है, 0। याद रखना जो भी चीज, जो भी एलिमेंट हमारा फ्री स्टेट में होगा उस पर चार्ज कितना है, 0। और यहां पर इस पे चार्ज कितना है बेटा, +2। तो एक बात बताओ, 0 से +2 हो रहा है। अब बताइए ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? तो मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूं मेरे बच्चे, याद रखो ऑयल। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ क्लियर है? ऐसे ही बेटा याद रखो रिग, RIG, रिग, इसका मतलब होता है रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? पहला सवाल स्टार्ट कर रहा हूं एकदम बेसिक लेवल का, कि जो भी बच्चा हमारा फॉर्मूले को नहीं जानते हैं मैं आपको फॉर्मूला भी सिखा दूंगा, ठीक है। अब समझिए बेटा,
सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, हमको ईएमएफ बताना है। अच्छा, ई एल दिया गया बेटा, एल का मतलब क्या है? लेफ्ट, ऐसा समझना, एल दिया है लेफ्ट, और आर किसको बता रहा है बेटा? राइट को बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एल लेफ्ट को बता रहा है, आर राइट को बता रहा है। बताओ, ये बात क्लियर है? ठीक है, हमको निकालना है बेटा ईएमएफ ऑफ सेल। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, ई नॉट सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या हम बोल सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। नोट लगा दीजिए। ये एक फॉर्मूला है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब भी आप करोगे आपको ये फॉर्मूला तो मालूम होना ही चाहिए, तभी आप सवाल कर पाओगे। क्या है बेटा? ईएमएफ निकालने के लिए ई राइट माइनस ई लेफ्ट कर दीजिए, या फिर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अच्छा, कैथोड एनोड तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो देखो सवाल में क्या दिया है, ई लेफ्ट दिया है और ई राइट दिया है। वैल्यू को पुट कर दो बेटा, तो आ जाएगा ई नॉट सेल बराबर ई राइट की वैल्यू कितनी है? प्लस का 0.34। ई लेफ्ट की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस का 0.76। अच्छा, इसको ऐड कर दो तो आ जाएगा हमारा 1.10 वोल्ट। बताओ, क्या आपको ये पहला सवाल समझ में आया? बताओ, आया कि नहीं आया? अच्छा सवाल था बेटा। ठीक है, अब मैं अगला सवाल लेके आया, धीरे धीरे सवालों का लेवल में बढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ये है सवाल बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम लोग करेंगे। बोल रहा है राइट इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। इसके 3 पार्ट है, तीनों सवाल में कराऊंगा। ठीक है, पहला है, हमको बताना है कि बेटा हर एक इलेक्ट्रोड पर इस रिएक्शन को लिखना है। अब हर एक इलेक्ट्रोड की बात करें तो बेटा 2 ही इलेक्ट्रोड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। ये बात याद रखना। 2 ही हमारे इलेक्ट्रोड है बेटा, एनोड और कैथोड, यानी कि दुनिया भर के इलेक्ट्रोड लेके चले आना। तो अच्छा, तो मैंने लिखा इस रिएक्शन को बेटा, देखो रिएक्शन को देखो जरा, CuS प्लस 2Ag, उसके बाद आ जाएगा Cu प्लस 2, एक्वस में होगा ये, और प्लस 2Ag। बताओ, ये रिएक्शन है। बताओ, ये रिएक्शन है। हमको बताना है कि एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा और कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा बेटा। तो देखो जरा ध्यान से, एनोड और कैथोड पर लिखने हैं। आप एक बात बताओ, जो भी फ्री स्टेट में होगा उस पे चार्ज कितना होगा? 0। याद करो, जो भी एलिमेंट हमारा फ्री स्टेट में होगा उस पे चार्ज होगा 0। अच्छा, यहां पर चार्ज कितना है बेटा? +2। अब बताओ, 0 से +2 में जा रहा है, क्या होगा? एक बात बताइए बेटा, जहां पर इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया जा रहा है बेटा, यानी ये किस में होता है? ये ऑक्सीडेशन में होता है। किस में होता है? ऑक्सीडेशन में होता है। क्या होता है ऑक्सीडेशन? ट्रिक सीखो अब तुम, देखो बेटा, ऑक्सीडेशन ट्रिक याद रखो, ऑयल, ऑयल का मतलब होता है ऑक्सीडेशन इज एल, एल बताएगा लॉस को, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ, क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही एक और ट्रिक याद रखो बेटा, रिग का RIG, क्या होता है? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ, क्लियर है? आप समझ जाओगे ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं, रिडक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, अब समझो बेटा, यहां पर Cu प्लस से Cu प्लस 2 में जा रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये तो हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऐसे ही बेटा देखो, 2Ag प्लस से 2Ag में जा रहा है, पहले इस पर चार्ज कितना था बेटा? कुछ चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर चार्ज कितना है बेटा? 0 है। तो अब एक बात बताइए, क्या ये यहाँ पर गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या इलेक्ट्रॉनों का गेन हुआ? अच्छा, तो ये हमारा कहलाएगा बेटा रिडक्शन। ये हो गया रिडक्शन। अब 2 इलेक्ट्रोड पर इस रिएक्शन को लिखना है, तो एक काम करते हैं, एनोड और कैथोड पर लिखेंगे। उसके लिए ट्रिक सीख लो, एनोड। आओ बेटा, अगला अगला ट्रिक मैं तुमको सिखा देता हूं। एनोड, एनोड क्या होता है बेटा? यहां देखोगे एनऑक्स, एनऑक्स, ऑक्सीडेशन कहां पर होगा? एनोड पर होगा, ये बात याद होना चाहिए। अच्छा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कॉपर का। तो देखो बेटा, Cu प्लस, Cu पर चार्ज कितना है बेटा? 0 चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो Cu 0 से कितने पे जा रहा है बेटा? Cu प्लस 2 में, और इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज कर दिया। याद रखना, मालूम है बेटा ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाएगा।
0 से +2 जा रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, लूज करेगा। अच्छा, ऐसे ही बात करें हम कैथोड की, हम यहाँ बात कर ले बेटा कैथोड की, तो कैथोड पर देखो कौन है बेटा, कैथोड पर है हमारा 2Ag प्लस, +2 चार्ज है यहाँ पर भी। कहाँ किस में जा रहा है बेटा, 2Ag में जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, कैथोड, कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन कर दोगे। बताओ लिख लोगे, क्या ये सवाल समझ में आया, क्या ये सवाल समझ में आया, क्या आप लिख लोगे कैथोड और एनोड पर रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, तो मेरे बच्चे इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से समझिए बेटे, डेपिक्ट द गैल्वेनिक सेल। ट्रिक समझ गए, कैसे क्या ट्रिक सिखाया था, ऑयल, ऑयल का मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिग RIG, रिग का मतलब क्या हुआ बेटा, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे पता करोगे कि ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पर हो रहा है, तो कैसे पता करोगे बेटा, तो इसके लिए तरीका है एनऑक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। और रेड कैट याद रखो, लाल बिल्ली, रेड कैट, रिडक्शन कहां पर होता है बेटा, कैथोड पर होता है। बताओ क्लियर है। अच्छा, सवाल नंबर 2 बोल रहा है डेपिक्ट द गैल्वेनिक सेल, इसको गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे, तो कैसे लिखते हैं बेटा, कॉपर को पकड़ो, मैंने लिया कॉपर CuS, ठीक है, देखो कैसे लिखते हैं, जब ये मान लो सॉलिड फॉर्म में अभी, अच्छा इसका एक्वस फॉर्म क्या है बेटा, Cu+2, तो जो सॉलिड होता है और जो एक्वस होता है उनके बीच तो आप एक वर्टिकल लाइन लगवाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डबल वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे। अब देखो ये किसके बीच होता है, डबल वर्टिकल लाइन देखो किसके बीच होता है, तो बेटा ये होता है उसका एक्वस ले लो Ag का, Ag का ले लो, तो मैंने ले लिया Ag, ले लो कोई दिक्कत नहीं है, Ag प्लस, फिर सिंगल लगा दोगे ये एक्वस में होगा, और यहाँ पे लगा दोगे Ag, ये हमारा सॉलिड में। बताओ क्लियर है, क्लियर है कि सॉलिड और एक्वस के बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन, एक्वस एक्वस के बीच में बेटा डबल वर्टिकल लाइन, और एक्वस और फिर से अगेन मेटल के बीच में हमारा क्या रहेगा, सिंगल वर्टिकल लाइन रहेगी। क्या ये सवाल समझ में आया, बताओ हाँ कि ना, बताओ समझ में आया बेटा, तो नोट कर लो इसको। मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ऐसे हजारों सवाल हैं जो आप लगाओगे प्रैक्टिस करोगे। क्या बोल रहा है, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट EMF ऑफ सेल। क्या फॉर्मूला होता है EMF का, मैंने पहला सवाल लिखवाया था आपको, कराया भी था कि क्या होता है बेटा, E0 सेल बराबर E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, ये होता है। या फिर हम बोल सकते हैं E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। बताओ क्लियर है मेरे बच्चे, यही हमारा EMF निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, यही हमारा EMF निकालने का फॉर्मूला होता है। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, मुझे ये बता दो आप। तो कैथोड पर हमारा हो रहा है बेटा, कौन है बेटा, देखो 0 था, यहाँ पे +2 था, क्या ये ऑक्सीडेशन था, ये तो एनोड पे होगा, कैथोड पर क्या होगा, Ag वाला, तो इसको लो बेटा, तो E0 सेल बराबर कैथोड पर Ag वाला लेंगे बेटा, तो मैं लिख ले रहा हूं E0 Ag प्लस से Ag चले गए हम, माइनस लगा, माइनस लगा दो, फिर E0 एनोड, एनोड पर क्या हो रहा है, एनऑक्स, कॉपर वाला, कॉपर वाला ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, मैंने पहले ही आपको बताया था पहले और दूसरे सवाल में, ठीक है। अच्छा तो इसका लिख लो बेटा Cu+2 से Cu। अब आप यहां पर कंफ्यूज मत होना बेटा, या तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखो या आप रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखो। जब भी आप इन दोनों के फॉर्म में लिखोगे तो होता क्या है, इसमें बेसिकली मान लो ये मैंने रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा है बेटा, किसके फॉर्म में लिखा है बेटा, ये रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा है। अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखोगे तो बस माइनस आ जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, बस सिंपल सी ये कहानी है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप कि एक ही रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही हम पूरा का पूरा चैप्टर के सवाल को करें, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा, आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से करो या रिडक्शन पोटेंशियल से करो। बताओ क्लियर है बेटा, बहुत बेहतरीन सवाल थे ये,
ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि एक्चुअली में रिएक्शन को एनोड और कैथोड पर कैसे लिखते हैं, वो उसका ईएमएफ कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था बेटा, इसको नोट कर लीजिए। मेरे बच्चे एक बहुत ही अच्छा सवाल लेकर आया हूं मैं आपके लिए, ठीक है। क्या बोल रहा है सवाल, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। बोल रहा व्हाई इज प्लेटिनम यूज्ड इन द फॉलोइंग हाफ सेल। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करते हो तो आप देखोगे वहां पर ना पीटी लिखा रहता है, पीटी, फिर ब्रैकेट में सॉलिड लिखा रहेगा, एस लिखा रहेगा। इसका क्यों यूज करते हैं बेटा, प्लेटिनियम का हम लोग यूज क्यों करते हैं, रीजन क्या है, ये किसी ने नहीं बताया होगा आपको कि क्या रीजन है कि हम प्लेटिनम का यूज करते हैं। तो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोड पर मैंने लिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, रिएक्शन हमारा देखो यहाँ पर पीटी है कि नहीं है, H2 किसमें जा रहा है बेटा, H+ में। अब देखो यहाँ पर मैंने रिएक्शन में लिख दिया कि H+ था, इलेक्ट्रॉन लिया, 1/2 H2 बन गया। सेम कहानी मैंने ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, दूसरा लिया ब्रोमीन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या किया, हाइड्रोजन लिया, और ब्रोमीन इलेक्ट्रोड पर मैंने क्या किया बेटा, ब्रोमीन लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर भी रिएक्शन दिया गया, 1/2 Br2 गिव्स Br-। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके चार्ज माइनस आ जाएगा, वहां वाला प्लस और माइनस खत्म हो गया था तो जीरो आ गया। बात समझ में आई, ठीक है। अब इसका आंसर है बेटा कि प्लैटिनम इज यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। जो प्लैटिनम होता है ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह यूज होता है। अब सवाल आता है कि सर ये इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो आप ऐसे समझो कि प्लैटिनम डज नॉट पार्टिसिपेट बट प्लैटिनम प्रोवाइड्स इट्स सरफेस फॉर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब क्या हो रहा है मेरे बच्चे कि जो प्लैटिनम है ना इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सरफेस को प्रोवाइड करता है ताकि रिडक्शन हो जाए और ऑक्सीडेशन हो जाए। इससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से क्या होगा, तो मेरे बच्चे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जिसे बोलेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में, क्या आपको बात समझ में आ रही है क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बात समझ गए कि पार्टिसिपेट तो नहीं करेगा, ये अपने सरफेस को प्रोवाइड करेगा ताकि ऑक्सीडेशन हो जाए और रिडक्शन हो जाए। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या खेला है बेटा, बता दो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। क्लियर है, ठीक है। सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है, कैन वी यूज गोल्ड इन प्लेस ऑफ प्लेटिनम इन द अबव इलेक्ट्रोड्स। क्या हम गोल्ड का यूज कर सकते हैं, भाई बिल्कुल कर सकते हैं। वहां पर तो और हमारा इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन का फ्लो होगा, वहां भी और भी अच्छे से होगा, ठीक है। तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर सवाल समझ में आ गया हो तो अगला सवाल करा देता हूं बेटा, नोट कर लो। मेरे बच्चे एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं तुमको, ताकि तुम्हें कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा, तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, क्या है, बड़ा बच्चा इसमें डिस्टर्ब रहता है, समझ में नहीं आता उसको। मेरे बच्चे याद रखो, अगर ई नॉट की वैल्यू, अगर हमारी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होगी। जब ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मेरे बच्चे वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये बात याद रखो। बात समझे, अच्छा। जब ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी बेटा, इसकी वैल्यू अगर हमारी नेगेटिव हो जाए तो याद रखना वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। क्लियर है, अच्छा। ई नॉट की वैल्यू सर पॉजिटिव तो हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव तो हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये सारी बातें पता कैसे चलती है बेटा, ये सारी बातें हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलती है, ठीक है। ऊपर प्लस वाली वैल्यू रहती है, नीचे जितने नीचे जाओगे उतना नेगेटिव होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो जो वैल्यू ज्यादा प्लस होगी वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, और जो नेगेटिव में होती है बेटा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जितनी ज्यादा नेगेटिव उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ये बात याद रखो, अच्छा ठीक। अब थोड़ा सा समझो ध्यान से मेरे बच्चे, अब एक और चीज सिखा रहा हूं कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा। क्लास 10th में भी आपने कुछ ऐसे ही पढ़ा था, ठीक है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बेटा वो रिड्यूस होता है, ये बात याद रखना, वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उल्टा होता है, वो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा।
ये दो बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगला सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर है, इसी कॉन्सेप्ट पे मैं अगला सवाल लेकर आ रहा हूँ। थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए कि अगर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट होगा या वो रिड्यूस करेगा। ठीक है, अगर ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा या ऑक्सीडाइज करेगा। क्लियर है? बड़ा बढ़िया सवाल आ गया। देखो परेशान मत होना मेरे बच्चे, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये इससे थोड़ा बहुत आपको परेशानी होगी, तब होगी जब आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, मैं सारे सवाल तो करा नहीं सकता मेरे बच्चे, तो मैं कुछ सवाल, सारे सवाल जिस कॉन्सेप्ट पर हुए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ताकि अगर आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, अच्छा चलो, सवाल है एक्सप्लेन व्हाई कॉपर डज नॉट डिसॉल्व इन HCl एंड H2SO4। जो कॉपर है वो HCl और H2SO4 में डिसॉल्व क्यों नहीं होता, क्या रीजन है कि कॉपर हमारा डिसॉल्व नहीं होता? तो इसका एकमात्र बहुत ही बेहतरीन आंसर है कि द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कॉपर 0.34। कॉपर की जो पॉजिटिव वैल्यू होती है, अभी मैंने आपसे कहा था कुछ देर पहले कि अगर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, क्या करेगा, क्या वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी इसका मतलब रिड्यूस करेगा। तो वही लिखा है फॉर indicates that Cu+2 ions gets reduced more easily than H+ ion। क्यों? H+ की नॉट वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ही लेकर चलते हैं। ठीक है, उसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों ही हमारा जीरो होता है। तो कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी है, जीरो होती है। अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा कि जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होगा वो रिड्यूस क्या होगा या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो देखो बेटा रिड्यूस हो जाएगा कंपेयर टू हाइड्रोजन आयन। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या क्या लिखा है, 10 हाइड्रोजन कैन रिड्यूस कॉपर आयन। इसका मतलब हुआ इसलिए जो हाइड्रोजन गैस है वो कॉपर आयन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये रिएक्शन हो गया बेटा, ये हमारा रिएक्शन हो गया। अब बोल रहा है कि द रिवर्स प्रोसेस कैन नॉट बी अकर। अगर हम चाहें कि ये रिवर्स हो जाए, इससे ये बन जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि एक बात बताइए, आप हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की वैल्यू जीरो होती है ई नॉट वैल्यू, और कॉपर की कितनी होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। बात समझ में आ रही? अच्छा, इट मीन्स हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर। रिवर्स नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन आयंस जो होगा वो कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। अगर वो कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देता तो इसका मतलब फिर वो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन आयन कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारा कॉपर HCl H2SO4 में डिसॉल्व नहीं होगा। आई बात समझ में? बहुत बेहतरीन सवाल है बेटा। अगला, जिंक डिसॉल्व इन HCl। देखो भाई, कॉपर नहीं डिसॉल्व हो रहा लेकिन जिंक हो रहा है। अब याद रखो, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी वो हमारा डिसॉल्व नहीं होगा। अच्छा, जिंक की वैल्यू देखो हमारी नेगेटिव है इस केस में, इस केस में जिंक की वैल्यू क्या है, ई नॉट वैल्यू नेगेटिव है, यानी जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा डिसॉल्व हो जाएगा, हाइड्रोजन इसको आसानी से ऑक्सीडाइज कर देगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का ई नॉट वैल्यू जीरो है, जिंक का कितना है बेटा, हाइड्रोजन का तो भैया जीरो है मालिक ई नॉट वैल्यू। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलो या रिडक्शन पोटेंशियल बोलो, दोनों जीरो होता है हाइड्रोजन का है। और आप देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी है, -0.76। तो बड़ा कौन हुआ, कौन बड़ा हुआ, हाइड्रोजन बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, जिंक को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। बहुत ही अच्छा सवाल था बेटा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बड़ा अच्छा सवाल आ गया, मैं बार बार वही सवाल करा रहा हूँ, उसी टाइप के सवाल करा रहा हूँ। ऐसे मार्केट में ना हजारों सवाल हैं, मैं उन हजारों सवाल में से ना गिने चुने सवाल करा रहा हूं, ताकि अगर इसको आपने कर लिया तो आप सारे सवालों को उड़ा दोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। क्या बोल रहा है, अ वोल्टाइक सेल इज मेड बाय कनेक्टिंग टू हाफ सेल। ठीक है भाई, रिप्रेजेंटेड बाय ये और ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। SN है और हमारे पास Fe है। इसका एमसीक्यूज में भी ये सवाल पूछ सकता है। एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा SN इज ऑक्सीडाइज्ड एंड वोल्टेज ऑफ द सेल इज 0.91 वोल्ट। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जरा समझिएगा मेरे बच्चे, ई नॉट वैल्यू, कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका किसका रिडक्शन हो रहा है, ये ई नॉट वैल्यू से पता चलेगा। मैंने आपसे कहा था
कि अगर ई नॉट वैल्यू जिसकी नेगेटिव होगी वो क्या होगा बताओ। अगर ई नॉट वैल्यू, देखो ध्यान से देखो बेटा, ई नॉट वैल्यू इसकी नेगेटिव है। एस एन की बात करें तो एस एन की हमारी ई नॉट वैल्यू जो है, क्या ये नेगेटिव है कि नहीं है बताओ। है। और जब नेगेटिव होता है तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग, बोलो बोलो बेटे, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। बताओ क्लियर है। अगर ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव है तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अगर मेरे बच्चे ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारा कहलाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। ठीक है। अब जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसको उल्टा करो, वही हमारा ऑक्सीडाइज होता है। वही क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइज होता है। हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वही हमारा मेरे बच्चे रिड्यूस्ड होता है। क्लियर है। देखो ध्यान समझ लो इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबको समझ में नहीं आता है, जो समझने की कोशिश करता है उसी को समझ में आएगा, सबको नहीं आएगा। अच्छा, ये बात तो सर पता चल गई। अब आगे क्या बताइए, क्या किया जाए आगे। आगे आपको ये पता लगाना है कि बताओ ऑक्सीडेशन कौन होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा और रिडक्शन किसका होगा, ये बताना है। जो ऑक्सीडाइज होगा बेटा उसी का ऑक्सीडेशन होता है, याद रखना। और जो रिड्यूस होगा उसी का हमारा रिडक्शन होता है। बातों को बहुत ही ध्यान से सीखना। अच्छा, अब क्या पता चल गया, ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव किसकी है, एस एन की है। तो एस एन इज ऑक्सीडाइज। कौन ऑक्सीडाइज होगा, एस एन होगा। और ये भाई साहब हमारे क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ई एम एफ ऑफ सेल निकालते हैं, ई नॉट निकालते हैं। ई नॉट सेल क्या होता है बेटा, ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बोलो क्लियर है। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो जरा सवाल में, कैथोड। अब आप कहोगे कि अच्छा सर ये कैसे पता लगेगा, तो मेरे बच्चे ट्रिक बता के बैठा हूं मैं आपको ऑलरेडी। रेड कैट, रेड कैट, रिडक्शन एट कैथोड, रिडक्शन एट कैथोड। रिडक्शन किसका हो रहा है मेरे बच्चे, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है। किसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ई नॉट की। तो खत्म खेला, इसकी वैल्यू आ गई 0.77। अब एक का हमारा रिडक्शन हो रहा तो दूसरे का बेटा क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा प्लस का 0.91 वोल्ट। बताओ क्लियर है। क्या ये आपको आंसर समझ में आया, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, नोट कर लीजिए मेरे बच्चे इसको। अब जो आपके सामने कॉन्सेप्ट आएंगे मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, क्योंकि अब आ चुका है जिसका था इंतजार आपको, नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन मैं आपको बता दूं, बहुत ही बेहतरीन इससे न्यूमेरिकल आते हैं। और पहले, उससे पहले ना मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ। ठीक है। जैसे मेरे बच्चे नर्स्ट इक्वेशन में अगर हमारे पास एक वैल्यू आती है 2.303 आर टी बाई एफ। ठीक है। अच्छा, तो याद रखिएगा, ये तो हमारा 2.303 हो गया। आर हो गया बेटा गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप 8.314 लेके चलेंगे। ठीक है। आपको मालूम है इसकी 3 या 4 वैल्यू होती है। ठीक है। टी टेम्परेचर जो होता है बेटा, उसको हम लोग 298 केल्विन लेकर चलेंगे। अच्छा, और फैराडे कांस्टेंट जो है बेटा, इसकी वैल्यू हमारी रहेगी 96500। इन सबको आप कैलकुलेट कर लोगे ना तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा 0.0591। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं। ये इसलिए जितनी भी कांस्टेंट चीजें हैं उनको मैंने क्या किया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू में मैंने कैलकुलेट कर दिया। और ये जितनी भी कांस्टेंट वाली चीजें हैं उनको मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू में कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, उसके बाद एक और देख लो बेटा, एल एन। एल एन क्या होता है, नेचुरल लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग। एल एन को अगर आप लॉग में चेंज करोगे तो आपको क्या करना है, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना है। बताओ ये बात समझ में आई आपको। ठीक है। अब आप देखो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कैलकुलेट द हाफ सेल पोटेंशियल एट 298 केल्विन। ठीक है। हमको ई सेल निकालना है। अच्छा, हमको दिया बेटा, रिएक्शन दिया Zn+2 जो है ये हमारा Zn पे जा रहा है, और कंसंट्रेशन दिया गया है Zn+2 का 0.1 मोलर। ठीक है। और उसकी ई नॉट की वैल्यू दी गई है। ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मूला सिखा दे रहा हूं बेटा। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग, तो ई Zn+2 बाय Zn मैंने आपको बताया हुआ है कि हम किस में लेकर चलेंगे मेरे बच्चे,
किसमें लेकर चलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक है। फॉर्मूला वैसे जनरल फॉर्मूला होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591। मेरा बच्चा ये फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 n, और यहाँ होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला बेटा। अब आगे देखो क्या है, अब इसको मैं कुछ ऐसे लिखूंगा। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया गया बेटा, यहाँ पर तो जिंक है, लेकिन याद रखो ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। अच्छा, तो अगर हम इसको लिखें तो लिखूंगा मैं ई नॉट सेल Zn+2 से हमारा ये Zn हो गया, ठीक है। अच्छा, आपको मालूम है -2.303 RT अपॉन NF होता है, तो 2.303 RT/F को मैंने सीधे डायरेक्ट ये लिख लिया, ठीक है। उसी को यूज करेंगे हम लोग, तो आ गया 0.0591 अपॉन N। अब मेरे बच्चे बताओ, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे कम हो रहे हैं, कितने जा रहे हैं, मतलब कितने गेन हुए और कितने क्या हुए बेटा, एक्सेप्ट किए गए। एन बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और कितने गेन हो रहे हैं। तो आप देखो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, दो हो रहा है बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अच्छा, अब आता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बेटा सॉलिड में है, इसका तो कुछ दिया नहीं है, तो मैंने लिख लिया ऐसे। बहुत ध्यान समझना बेटा कॉन्सेप्ट को, अपॉन Zn+2, Zn+2। बताओ क्लियर है। अब एक बात याद रखो बेटा, अगर सॉलिड में कंसंट्रेशन है, अगर हमारा सॉलिड में कंसंट्रेशन होगा तो उसकी वैल्यू हम 1 लेके चलेंगे, ये बात आप याद रखना, ठीक है। कि सॉलिड में कंसंट्रेशन होगा तो उसकी वैल्यू 1 लेके चलेंगे। तो क्या यहां पर वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा सॉलिड में है। करते हैं जरा, इसकी वैल्यू देखो क्या दी गई है बेटा सवाल में, इसकी वैल्यू दिया गया है माइनस का 0.76। अच्छा, ये हो गया 0.0591/2, अच्छा 1, ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब Zn+2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.1। बताओ है। अब पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 0.79 वोल्ट। बताओ बेटा क्या समझ में आया सवाल, सवाल में सब समझ में आया आपको। तो मैं बच्चे आपको सवाल में तरीके सिखा रहा हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। ये तरीके जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप कॉन्सेप्ट को सीखो। ऐसे हजारों सवाल हैं जो आपको लगाने हैं। मैं हजारों सवाल तो नहीं करा सकता, मैं कुछ ही सवाल करा सकता हूं, लेकिन हाँ उन कुछ ही सवाल से हजारों सवाल बनते हैं, ठीक है। इसको नोट कर ले, फिर हम अगले सवाल की बात करते हैं। अब सवाल क्या बोल रहा है, राइट द नस्ट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन द डेनियल सेल, हाउ विल द ई सेल बी अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयन इज इंक्रीज्ड। पहले तो आप डेनियल सेल का इक्वेशन लिखो बेटा क्या होता है। तो आपको मालूम है Zn प्लस Cu+2 एक्वस में होगा, ये गिब्स क्या आएगा बेटा, Zn+2 और कॉपर, यही इक्वेशन होगी बेटा। जो एक्वस में होगा वही कंसंट्रेशन होगा बेटा, याद रखना। तो इसका आप नस्ट इक्वेशन लिखो, कैसे लिखोगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, उसके बाद हम लिखेंगे लॉग, ठीक है, लॉग लिखा। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, Zn+2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का क्या है बेटा, Cu+2। बताओ क्या आपने ये लिख लिया, क्या आपने ये इक्वेशन लिख लिया कि नहीं लिखा, बताइए। लिख लिया। अब बोल रहा है कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयन इज इंक्रीज, अगर बेटा Zn+2 हमारा इंक्रीज करेगा। अब ये बात बहुत ध्यान समझना कि जब हमारा Zn+2 आयन इंक्रीज करेगा, जब हमारा Zn+2 आयन जो है ये बेटा अगर इंक्रीज कर जाए, क्या कर जाए, इंक्रीज, तो याद रखना ई सेल जो होगा हमारा वो डिक्रीज करेगा, ई सेल हमारे ये डिक्रीज करेंगे। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। चलो नोट कर लो बेटा ये बात।
मेरे बच्चे सवाल को ध्यान समझना क्या है, ठीक है, बहुत अच्छे समझिएगा। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमको दिया गया। अब मेरे बच्चे सबसे पहला काम करना है कि इसको ना आप रिएक्शन में लिखो। ये रिएक्शन लिखना यही बच्चों को नहीं आता है, वो लिख नहीं पाता है कि किस पे कहां पर कैथोड रखे कहां पर एनोड रखे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मैं आपको एक, मान लो आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं याद है, तब भी आप इस रिएक्शन को लिख सकते हो। पता है कैसे? अब देखो कैसे। अब देखो यहाँ पर जिंक है ना, जिंक, इस पे फोकस करो, इसको पहले लिख दो। बताओ, लिख दिया? कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको मालूम है, अगर जिंक को आप रिएक्टेंट में लिखोगे तो इसका कंसंट्रेशन क्या प्रोडक्ट में लिखा जाएगा? क्या आपको ये बात मालूम है? जो कि हमारा दिया 0.1 एम। बोलो, ये बात आपको समझ में आई? इतना काम कर लोगे। पहले जिंक को उठा लिया, लिख दिया, एक को इसको रिएक्टेंट लिखा, उसको प्रोडक्ट रखा। उसके बाद हम पकड़ेंगे हाइड्रोजन को, H+ को पकड़ेंगे, इसका कंसंट्रेशन दिया 0.01 एम। बताओ, क्लियर है? रिएक्शन समझो मैं कैसे सिखा रहा हूं। मान लो आपको इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज नहीं याद है और आपको रिएक्शन लिखना है, फिर आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम करो, इसी को ले लो। सॉलिड वाला इधर रखा तो इसका कंसंट्रेशन हमने प्रोडक्ट में रखा। अब हमको मालूम है इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा, H+, और आखिर में क्या बना देगा बेटा हमारा, ये H2S2 बना देता था हमारा, ठीक है, आपको याद हो। बताओ, क्लियर है? इतनी बात क्लियर है मेरे बच्चे? अच्छा ठीक है, बाकी प्लेटिनम की कहानी मैंने आपको सिखाया, वो क्यों लेते हैं, ठीक है। अब मेरे बच्चे क्या करना है, आपको हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ निकालना हमको। उससे पहले आप ई नॉट सेल निकाल लो बेटा। ई नॉट सेल यहीं से निकलेगा, कैसे निकलेगा, निकालो जरा। अब एक बात बताओ, कैथोड और एनोड की बात करेंगे हम लोग। अब देखो, जिंक जो है इस पे चार्ज चार्ज 0 है, जहां पे +2 है, तो क्या इसका ऑक्सीडेशन आ रहा है? क्या इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको सिखाया हुआ। ऑयल याद रखो, ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, ऑयल आपने याद रखा, कोई दिक्कत नहीं, ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब ये याद है तो इसके साथ एक और ट्रिक याद रखो, एन ऑक्स। एन ऑक्स, बताओ, क्लियर है? एन ऑक्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन कहां पर होता है? एनोड पर होता है। तो आपको मालूम चल गया कि भाई साहब ये कहां होगा, एनोड पर होगा। जब मेरे बच्चे ये एनोड पे होगा तो बच्चा वाला ये किस पे होगा, कैथोड पे होगा। क्लियर है? उसके लिए मैंने ट्रिक सिखाया था, रिग, RIG, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके लिए ट्रिक होता है रेड कैट, रिडक्शन एट कैथोड। रेड कैट आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं, रेड कैट ये ट्रिक होता है। अच्छा, अब आप इस ई नॉट सेल की वैल्यू लिख लो बेटा। कैसे निकालोगे? ये होता है हमारा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सीखो मेरे बच्चे। कॉन्सेप्ट सीखना, अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को सीख लिए तो फिर तो आप भर भर के सवाल कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ई नॉट सेल कहाँ है बेटा, ई नॉट सेल। अब कैथोड पे देखो कौन है, कैथोड पर कौन दिख रहा है बेटा, H+, और H+ का हमें कंसंट्रेशन दिया गया, देखो ध्यान से, दिया है कि नहीं दिया है? तो लिख दो मेरे बच्चे 0.00, कोई दिक्कत नहीं। एनोड को चेक करो बेटा, एनोड पर हमारा देखो, एनोड पर जिंक है तो जिंक का दिया गया है माइनस का 0.76। बताओ, क्लियर है? अब आपको मालूम हो, वैसे भी आपने पढ़ा होगा SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वहां पर जो हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, E0 RP या E0 हम OP लिखते हैं, वो 0 होता है। ये बात आपने पढ़ा होगा बेटा। तो ये तो 0 है, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का आ गया 0.76 वोल्ट। ये आ चुका है हमारा E0 सेल। बोलो, क्या ये बात तुमको समझ में आई बेटे? बोलो, ये समझ में आया? अब करें सवाल को हम लोग। अच्छा, अब सवाल को करते हैं। अब मेरे बच्चे यहां से हम लगाएंगे फॉर्मूला। हमको मालूम है ईएमएफ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं लॉग, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहाँ है बेटा, Zn+2 है, Zn+2 है, और अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है H+, रिएक्टेंट में है हमारा H+। बताओ, ये क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आपको एन की वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू मालूम है, पुट कर दो मेरे बच्चे। ई नॉट सेल अभी आपने निकाला, प्लस का 0.76, 0.0591, एन कितने इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चे यहाँ पर लूज और गेन हो रहे हैं? तो आप देखो 0 से +2 हो रहा है, इसका मतलब कितना हो रहा होगा बेटा? इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 0 से +2, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए।
Zn+2 की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो बेटा ये दिया है 0.1। H प्लस की वैल्यू कितना दिया है मेरे बच्चे, H प्लस दिया है हमारा 0.01। अब एक बात बच्चा देखो क्या गलती करेगा, बच्चा देखना क्या गलती करेगा। मैंने कहा ना रिएक्शन को मैंने बैलेंस किया था 2h से, तो यहाँ पर h स्क्वायर होगा और यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। यही गलती करते हो। ध्यान से देखो मेरे बच्चे, H प्लस के यहाँ पर कितने मोल्स दिख रहे हैं, 2, तो आपको मालूम होना चाहिए उसके पावर में चले जाएंगे। H प्लस के पावर में अगर 3 होता तो पावर में 3 आता और देन ये वैल्यू भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, हमारे पास जो आंसर आएगा, एक सेकेंड मैंने यहाँ पे लॉग नहीं लिखा बेटा, ठीक है, आप यहाँ पे लॉग लिख लो। लॉग आ गया हमारे पास 0.1, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं आंसर लिख देता हूं। आंसर आएगा 0.67 ई सेल बराबर, ये हमारे पास आंसर आ गया मेरे बच्चे। आप इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। तो क्या आपको ये सवाल समझ में आया? कॉन्सेप्ट है बेटा, पहले आपको ई नॉट सेल निकालना होगा। कैसे निकलेगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड। उसके लिए ना आपको रिएक्शन को लिखना आना चाहिए। अगर आप रिएक्शन को नहीं लिख पा रहे हो तो फिर आप सवाल नहीं कर पाओगे, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए बेटा। अब देख लो, मैं आपके लिए एक और सवाल ले आया, ठीक है। कैसे करेंगे सवाल को? बोल रहा है रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब देखो बेटा सब आसान हो गया इस बार तो। सबसे ये सवाल तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया इस बार तो। आपको ई नॉट सेल की भी वैल्यू दी गई, क्या आप कर लोगे? इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर्मूले को लिखना। कैसे लिखोगे फॉर्मूला? अगर याद होगा तभी तो लिख पाओगे आप, ठीक है। तो याद करो फॉर्मूला, ई सेल बराबर क्या होता है बेटा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, ठीक है। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट में इस बार तो रिएक्शन आपको लिख कर दे दिया गया। अब इससे हलवा सवाल तो हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा दिया गया है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन Mg+2 और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बेटा ये आ गया हमारा Ag+ और स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके कितने मोल हैं, 2 है, ठीक है। तो क्या करना है, वैल्यू आपको पुट करना है। ई नॉट सेल की वैल्यू कितना है बेटा, 3.71, 0.0591। एन की वैल्यू बेटा देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं मेरे बच्चे, 0 से +2, 2 इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू आ गई 2। Mg+2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.130, ठीक है। अच्छा, Ag+ की वैल्यू बेटा ये दिया है 0.0001 और इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लॉग नहीं लिखा, मैं बार बार लॉग लिखना भूल जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है, लॉग है, ये बात याद रखना है, लॉग, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 2.96 वोल्ट। एनसीईआरटी का ही सवाल है बेटा, ये आंसर आ गया 2.96 वोल्ट, ये रहा आंसर। बताओ तो क्या आप नेक्स्ट इक्वेशन का सवाल कर ले जाओगे, ठीक है। सारे सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे आएंगे, आपको कर लेना है। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट के सवाल कराता हूँ आपको, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए मेरे बच्चे। अब सवाल चलते हैं हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी की तरफ चलते हैं, ठीक है। आपको मालूम होगा सारे ही कॉन्सेप्ट के सवाल करा दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो बेटा क्या लिखा है, पीवाईक्यू में पूछा गया सवाल है बेटे दोनों। व्हाट शुड बी द साइन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर ई नॉट सेल एंड डेल्टा जी नॉट फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। मेरे बच्चे जब भी स्पॉन्टेनियस, अब देखो आप ये समझो कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है बेटा, स्पॉन्टेनियस इसका मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो, एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो, उसे बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जैसे आप देखो कि जब भी बारिश होती है तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर से नीचे गिरेंगे। आप छत पे खड़े हो जाओ और वहां से पत्थर पकड़ लो, जैसे मैंने मार्कर पकड़ लिया, ये ना हमेशा देखो नीचे ही गिरेगा। कहाँ गिरेगा बेटा, ये नीचे ही गिरेगा। एक तो ग्रेविटेशन आप जानते ही हो, और दूसरी चीज हो गया हमारा ये इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, तो बोला स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा बेटा, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, ई नॉट सेल की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए। बात क्लियर है बेटा, याद रखना। जब डेल्टा जी की वैल्यू जब स्टैंडर्ड
गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी वो हमारा स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो नहीं कहलाएगा। आपने पढ़ा भी होगा, 11th में भी पढ़ा था आपने और 12th में भी पढ़ा आपने। अगला बोल रहा है राइट द रिलेशन बिटवीन द सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच हमें रिएक्शन लिखना है बेटा, इनके इन दोनों के बीच। तो मेरे बच्चे फॉर्मूला याद रखना, ई नॉट सेल बराबर 2.303 RT/NF log Kc। क्लियर है? बताओ, ये दोनों ही आपको फॉर्मूले समझ में आए, दोनों ही कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ, नोट कर लीजिए बेटा। बहुत ही बेहतरीन सवाल आ गया। अब देखो बेटा, इस सवाल के कॉन्सेप्ट को आप कैसे करोगे एग्जाम में, ठीक है? सीखो जरा बेटा। क्या बोल रहा है? बोल रहा है टू हाफ सेल्स ऑफ रिएक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दो हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिए गए हैं। अगर ये सवाल ऐसे एग्जाम में आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, इस सवाल को देख के डर जाते हैं, फिर वो कर नहीं पाते। तो कैसे करोगे? बहुत आसान कर दूंगा मेरे बच्चे। मैं, आप देखते हो, मैं न्यूमेरिकल सीरीज ही चलाता हूँ, चाहे क्लास 11th हो या 12th हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, आप एकेडमी में भी पढ़ रहे हो, हर जगह पढ़ रहे हो। लेकिन जो न्यूमेरिकल में बच्चों को प्रॉब्लम आता है, जो उनके एनसीईआरटी क्वेश्चन में दिक्कत आता है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ बेटा, ठीक है? ताकि हमारे जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं उनके लिए सारी की सारी चीजें आसान हो जाए। तो देखो बेटा क्या बोल रहा है। अब दो इक्वेशन, दोनों को ध्यान से देखो। आपने पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th में, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है? अब देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले जब कभी भी इस टाइप के दो रिएक्शन दे दे और आपको इलेक्ट्रॉन दिख जाए, क्या दिख जाए? इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को हटाना है, तो आपको मालूम है अगर मेरे बच्चे यहाँ पे 5 है तो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बताओ, कर सकते हैं कि कर सकते? अच्छा, इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? 5 से कर दें। तो देखो 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, तो ये कट जाएंगे। अब दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन नंबर 2 में, किसमें बेटा? 2 में हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया और आप दोनों को ऐड कर दो। तो देखो बेटा, यहाँ पर मैंने 2 का किया था, तो यहाँ आ जाएगा 2 MnO4 माइनस प्लस, देखो 2 8 जा 16H प्लस हो गया। बताओ, क्लियर है? आ रही बात समझ में? अच्छा, उसके बाद फिर इधर देखो बेटा, 5 से मल्टीप्लाई किया था तो प्लस का 5Sn प्लस 2। क्लियर है? अच्छा, ध्यान से देखो बेटा, फिर हम यहाँ करेंगे डैश। अब देखो यहाँ ये वाली इक्वेशन हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था तो आ गया 2Mn प्लस 2 और 2 4 जा कितना हो गया बेटा? 8H2O हो गया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। और इस इक्वेशन में आपने 5 का मल्टीप्लाई किया था तो प्लस का 5Sn प्लस 4। बताओ, ये बात क्या आपको समझ में आई? बताओ बेटा, आई कि नहीं आई? देखो क्या करेंगे हम लोग बेटा, यहाँ पर बेटा अगर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले या ऑक्सीडेशन नंबर निकाले Mn का, तो कितना आएगा बेटा? 4 2 जा 8 और -1, यानी क्या Mn का +7 आएगा। थोड़ा सा रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है, कैसे मैंने निकाला आप एक बार फिर समझ सकते हो। देखो ध्यान से बेटा, मैं यहाँ समझा देता हूँ Mn का कैसे निकाला। हमारे पास दिया है MnO4 माइनस, ठीक है? जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मान लेंगे। कितने ऑक्सीजन है? 4। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। यहाँ कर दिया -2 बराबर, यहाँ पे जो भी चार्ज होता है ये इक्वल में लिखा जाता है, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? x बराबर कितना आ गया बेटा? +7। बताओ, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +7। यहाँ पर Mn देखो, यहाँ पर क्या है बेटा? +2। अब देखो Mn जो है +7 से +2 में जा रहा है। बताओ, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है कि रिड्यूस कर रहा है? बताओ बेटा, क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। क्या? ध्यान से देखो, +7 से +2 क्या हो रहा है भैया? 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, यानी ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा? गेन हो रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, दूसरा बेटा Sn प्लस 2 यहाँ पर देखो और यहाँ पर है Sn प्लस 4। अब बताओ, +2 से +4 हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को लूज करोगे केटाइन बनेगा, पॉजिटिव आयन होगा। तो क्या ये आपको दिख रहा है बेटा? क्या ये आपको ऑक्सीडेशन नजर आ रहा है? बताओ, ऑक्सीडेशन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, क्लियर है? अब हमको क्या निकालना था सवाल में? हमको बेटा ई नॉट सेल निकालना है। क्या निकालना है बेटा? ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल कैसे निकालते हो आप? ये होता है हमारा ई नॉट सेल निकालना है बेटा। ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है। तो ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे? ई कैथोड माइनस ई एनोड और नॉट लगा दो, स्टैंडर्ड को बताता है नॉट। कैथोड की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा? सवाल को ध्यान समझो।
कैथोड कितना दिया, कैथोड, कैथोड पे कौन है पहले तो ये देखो, रेड कैट, रेड कैट, यानी ये रिडक्शन हो रहा है इसका, ठीक है, इसका Mn का रिडक्शन हो रहा है, +7 से +2 में जा रहा है, क्या इसका रिडक्शन हो रहा है, तो रेड कैट रिडक्शन एट कैथोड। Mn की वैल्यू देखो कहाँ दी गई है बेटा, Mn वाली वैल्यू कहाँ दी गई है, तो ऊपर वाले रिएक्शन में Mn की वैल्यू दिया गया है 1.51 वोल्ट, ठीक है, क्लियर है। एनोड, एनोड बोले तो Sn+2 वाली, इसकी कितनी दी गई है बेटा, 0.15। क्या आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा 1.36 वोल्ट। बताओ मेरे बच्चे, क्या आपको ये सवाल समझ में आया, क्या ये बेहतरीन टाइप का सवाल आपको समझ में आया, अगर समझ में आ गया हो मेरे बच्चे तो आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो था हमारा रिडॉक्स रिएक्शन से था बेटा, ठीक है। तो बेटा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं कराता हूँ अधिकतर, ठीक है, और मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ ताकि आप एक सवाल को सीख गए ना तो आप उससे ना 100 सवाल लगा लोगे, 10 सवाल लगा लोगे आराम से, ठीक है। अच्छा, अब देख बेटा क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन दिया गया। अभी मैंने कुछ देर पहले ही सिखाया था आपको कि रिएक्शन कैसे लिखोगे आप, बताओ कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे आप, मैंने लिखा Zn, ठीक है। अच्छा, और इसको भाई देखो, अगर मैं इसको रिएक्टेंट में लिख रहा हूं तो ये वाला इसका पार्ट कहां लिखेंगे बेटा, प्रोडक्ट में लिख लोगे, अच्छा ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद आपको लेना है CD+2, आया हमारा CD+2, और इसका भाई कहाँ आ जाएगा, CD। यही तो मैंने सिखाया था, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नहीं याद है तब भी आप रिएक्शन को लिख सकते हो, मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया। पहले इसको लिखेंगे रिएक्टेंट में तो ये प्रोडक्ट में, फिर ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, ऐसे समझ लो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, फिर से ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। देखो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखा दिया था, ठीक है। अच्छा, Zn से Zn+2 में जा रहा है बेटा, क्या हो रहा है, 0 से +2 में जा रहा है, बताओ ना क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी क्या ये एनोड पर होगा, ओके सर, क्लियर है, एनऑक्स, ठीक है। CD+2 से CD में जा रहा है, +2 से 0 पर जा रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन, और रिडक्शन कहाँ होता है बेटा, कैथोड पर होता है। अब क्या करो, हमको डेल्टा जी नॉट, हमें क्या होता है फॉर्मूला बेटा, डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है माइनस का NFE0 सेल। आपको मालूम है ई नॉट, एन की वैल्यू हमें मालूम है कि इसमें 2 दिया गया है, एफ हमको ऑलरेडी दिया गया 96500, ई नॉट सेल निकालना है, क्या निकालना है, ई नॉट सेल। तो कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा, और कैसे निकलेगा, तो ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, बताओ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, सेम पूरी वही कहानी कर रहा हूं मैं। अच्छा, कैथोड पे देखो बेटा, कैथोड पे, कैथोड पर कौन है बेटा, कैथोड पर CD+2 है, CD+2 की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, 0.40 माइनस। एनोड पर कौन बचा बेटा, ये इसको लिख लो बेटा, माइनस का 0.76 वोल्ट, बताओ क्लियर है, ये हमारा कितना आ जाएगा 1.16 वोल्ट। क्या आपके सामने ई नॉट सेल की वैल्यू आ चुकी है, क्या आपके सामने ई नॉट सेल की वैल्यू आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है। अब पुट कर दीजिए आप, अब हमने लिखा n की जगह 2 रखा, f की जगह 96500 रखा, और ई नॉट सेल वैल्यू दिया 1.16, बताओ क्लियर है। अब मेरे बच्चे आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं सीधे आंसर लिखता हूँ, ठीक है। आंसर आएगा माइनस का 2.24 इंटू 10⁵ डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ चुकी है, और ये एनर्जी है मेरे बच्चे, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, जूल आएगी। डेल्टा जी को क्या बोलते हैं बेटा, ये क्या है बेटा डेल्टा जी, ये है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, और जहां भी एनर्जी आ जाए उसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या ये सवाल समझ में आया, अब क्या इस कॉन्सेप्ट के सवाल आएंगे आप उसे कर लेंगे ना बेटा, नोट कर लीजिए। 3 नंबर का सवाल आ चुका है, और ये सवाल बिल्कुल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, जरा ध्यान दीजिए क्या है बेटा, सारे ही मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट के सवाल करा रहा हूं ताकि जो भी बच्चा मेरा इस वीडियो को देखे उसको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से आ जाए। बोल रहा है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर
अरे क्या है, मोल पर लीटर में क्या होता है, मोलैरिटी होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। और डायमीटर दिया गया, लेंथ दिया गया, ठीक है। क्या बोल रहा है बेटा, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी आपको मालूम है बेटा रो होता है, मालूम है। अच्छा, कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा, ये हमारा के होता है, के बराबर होता है 1/रो, फॉर्मूला। कंडक्टिविटी इसी को कप्पा से डिनोट करते हैं, कप्पा बोलते हैं बेटा, के बराबर होता है 1/रो। कंडक्टिविटी क्या होता है, डेल एम बराबर के अपॉन कंसंट्रेशन, याद रखना, तीनों ही फॉर्मूले में सिखा दे रहा हूं। यहां पे आ जाएगा आर बराबर रो एल बाई ए, बताओ, ठीक है। तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर ए बाई एल, बताओ आई बात समझ में कि नहीं आई, क्या आपको ये बात समझ में आई। अब सवाल को हम निपटाएंगे, ठीक है। क्या क्या दिया गया सवाल में, देखो, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला। अगर सवाल में आप रो निकाल लेते हो तो के अपने आप आ जाएगा, क्यों, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, दोनों देखो बेटा सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों में वीटी वीटी आ रहा है, आ रही बात समझ में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही बेटा एक और आता है रजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये भी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, याद रखना बात, ये समझे दिमाग में ना, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो निकालते बेटा, क्या क्या दिया गया, डायामीटर दिया गया सवाल में, डी दिया गुरु, डी कितना है 1 सेंटीमीटर। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, सेंटीमीटर को मीटर में कैलकुलेट करना ही आता होगा, है, तो क्या आ जाएगा बेटा 1 × 10⁻² मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है। आर निकाल लोगे, आर बराबर क्या आ जाएगा d/2, क्लियर है बेटा, आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे आप, ये आ गया 1/2 × 10⁻² मीटर। लेंथ एल दिया है बेटा हमको, सब एल दिया, एल कितना दिया 50 सेंटीमीटर, बच्चे इसको भी मीटर में चेंज करोगे तो 0.50 मीटर आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा, और क्या दिया, आर दिया है, आर दे दिया गुरु अपने को 5.55 × 10⁻³ अब बेटा ये क्लास 10th वाला आ गया, जो क्लास 10th में आपने पढ़ा ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, वही का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो चलो पहला ही निकाल लेते हैं हम लोग, रो बराबर आर ए बाई एल, आर दिया अपन लोग को, आर दिया 5.55 × 10⁻³, एरिया, एरिया क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2 × 10⁻² का होल स्क्वायर अपॉन, क्लियर है, आ रही बात समझ में। एल की वैल्यू कितनी दी गई है, एल की वैल्यू है 0.50। अब बच्चे ना आप, आपके लिए सबसे जो चीजें आपको परेशान करेंगी फिजिक्स और केमिस्ट्री में, वो आपके लिए सॉल्यूशन हो गया बेटा, कैलकुलेशन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैलकुलेशन ना सॉल्व, आप जितने ज्यादा न्यूमेरिकल लगाओगे उतनी ही ज्यादा आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, ये बात याद रखना आप। तो कैलकुलेशन अच्छा रखने के लिए आपको खूब सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है और उनको सॉल्व करना है। आप अप्रॉक्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिखूंगा बेटा, रो की वैल्यू आएगी हमारी 87.13, 87.13, ठीक है, ठीक है बेटा, किसमें आ जाएगी, ओम मीटर, ओम मीटर, बताओ आ गई। अगर आप इसको सेंटीमीटर में, अगर आप मान लो मैंने तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, आप अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो, ठीक है, अच्छा, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं सेंटीमीटर में ही लिखूं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। जब आप सेंटीमीटर में ही अगर कैलकुलेट कर रहे हो, मान लो मैंने यहाँ पे लेंथ को, लेंथ दिया दिया था हमको 50 सेंटीमीटर, हमको सवाल में लेंथ दिया था 50 सेंटीमीटर, मैंने उसको मीटर में कैलकुलेट किया, रेडियस को हमने मीटर में कैलकुलेट किया, आप सेंटीमीटर में भी रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप सेंटीमीटर में सवाल को सॉल्व करते हो तो इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं, हमारा इसका आंसर जो आएगा वो आएगा बेटा 87.13 ओम सेंटीमीटर, बेटा ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, जब आप सेंटीमीटर में आप सॉल्व करोगे, क्लियर है। और जब आप मीटर में हमने सॉल्व किया है तो हमारा आंसर आएगा 87.13 और 10⁻², ठीक है बेटा, ओम मीटर, क्लियर है। क्या क्या आपको बात समझ में आ रही है, कर लोगे आप, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब उसके बाद आपको के निकालना है, क्या के निकाल सकते हो बेटा, बहुत आसान है, के बराबर क्या होता है 1/रो, ठीक है। मान लो सेंटीमीटर वाली वैल्यू में रख दो तो कितना आ गया 87.13,
ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.01 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। याद रखना यूनिट, कप्पा की यूनिट याद रखना, कंडक्टिविटी की यूनिट याद रखना, साइमन पर सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करोगे, आंसर आ गया। तीसरा जो है हमारे पास थर्ड पॉइंट, मोलर कंडक्टिविटी डेल एम बराबर के बाई सी। के की वैल्यू अभी आपने निकाला 0.01, और सी कंसंट्रेशन कितना दिया सवाल में बेटा, सी की वैल्यू कितना दिया बेटा, 0.05, 0.05 कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। की वैल्यू मैंने रख दिया और सी की वैल्यू रख दिया, लेकिन अब गलत हो गया। पता है क्या गलत हो गया मेरे बच्चे, याद रखो, मैंने सी जो होता है, मोलैरिटी जो होता है वो लीटर में होता है, यहां पर सारी चीजें एमएल में है। तो क्या करेंगे हम लोग, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब सवाल हमारा सही हो जाएगा। याद रखना, यही याद रखने वाली बात है कि जब भी यहां पर ना हमारा कंसंट्रेशन लीटर में होना चाहिए, लीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते थे। याद करो मोलैरिटी मोलैरिटी वाला फॉर्मूला। तो सवाल हो गया, समझ गए आप। इस सवाल को अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, ये मेरे बच्चे सवाल आ गया आपके सामने। ठीक है, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी डेल एम इज ये, गिवन दैट मोलर कंडक्टिविटी हमको H प्लस का दिया है और एसिटेट आयन का दिया गया है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मेरे बच्चे याद रखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको बच्चे अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। ये होता है डेल एम बाय डेल एम नॉट, अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, डेल एम की वैल्यू दिया गया सवाल में, डेल एम अपन लोग को दिया गया है 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। डेल एम नॉट निकालना है। अब एसिटिक एसिड का ही दिया गया है, तो ऐसे ही बेटा डेल एम नॉट कैसे निकलेगा, याद रखो किसका निकालना हमको, एसिटिक एसिड का। तो पता है क्या होता है बेटा, इसका निकालने के लिए H प्लस का जो है आपको वैल्यू दिया गया है मोलर कंडक्टिविटी का, और जो वैल्यू आपको एसीटेट आयन का दिया गया है उसे आप लिख दो। ठीक है, H प्लस का दिया गया है और इसका एसीटेट आयन का दिया गया। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए। तो H प्लस का कितना दिया गया मेरे बच्चे, इसका दिया गया है 349.6, और एसीटेट का कितना दिया है 40.9। बताओ, क्लियर है, लिख लोगे। अब इसको आप जैसे ही ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 390.05। इसकी यूनिट क्या रहेगी बेटा, सेम यूनिट रहेगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, अब देखो बेटा, डेल एम आपको दिया था, यह वैल्यू आपको मिल ही गई 390.05। देख रहे हो, सारे वर्ड हमारे लगभग मैच कर रहे हैं। ठीक है, तब क्या करेंगे बेटा, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, सीधे आंसर आ जाएगा हमारा 0.1। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1। अब कहोगे कि सर इसकी यूनिट क्या होती है, तो मेरे बच्चे रेशियो में है ये और ये, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देखो बेटा ये कट जाएंगे, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, 0.1 आंसर आ जाएगा। नोट कर लो मेरे बच्चे, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है बेटा, डेल एम बाय डेल एम नॉट। ठीक है, नोट कर लीजिए मेरे बच्चे। सवाल देखना, बहुत ही थोड़ा अलग सवाल दे दिया मैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब ये सवाल दे दिया जाए ना तो बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाएंगे, इतना बेहतरीन सवाल है ये। देखो क्या बोल रहा है, द कंडक्टिविटी ऑफ 10⁻³ मोल पर लीटर। ठीक है, ये अपन लोग को, सॉरी, मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन दिया है बेटा, सी की वैल्यू दिया है 10⁻³ मोल पर लीटर। जो दिया जाता है पहले उसे नोट किया जाता है। कितना दिया है कंडक्टिविटी बेटा, तो के की वैल्यू दिया है हमको 4.1 इंटू 10⁻⁻5। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बेटा। ठीक है, इसमें भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हमको देखो बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया गया है 390, तो हमको दिया गया है डेल एम नॉट, ये दिया है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये दिया गया हमको। अब आपको करना क्या है सवाल में, आपको सवाल में क्या करना है, फॉर्मूला पहले लिखो बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। ये होता है बेटा
डेल एम बाय डेल एम नॉट। यही तो फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, यही तो फॉर्मूला हमने किया था। अच्छा, अब देखो डेल एम कैसे निकालोगे यार, सवाल ये कि अब यहां से डेल एम कैसे निकलेगा, तो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला निकालना पड़ेगा आपको। डेल एम मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी आपको फाइंड आउट करने के लिए एक अलग फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि होता है 1000 इंटू के बाय सी। आ रही है बात समझ में, क्या होता है बेटा, 1000 इंटू के बाय सी। अब आप क्या करो, सारी वैल्यूज पुट कर दो, 1000 तो ऐसे ही रहेगा भैया, कोई दिक्कत नहीं। के की वैल्यू मान ली कितनी दी गई है, के दिया गया 4.1 इंटू 10⁻⁻5, और सी की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, सी सवाल में कितना दिया है, 10⁻⁻3। अब क्या आप इसे कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा 41 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। क्लियर है, क्या आपको डेल एम आ चुका है, अब क्या आप सवाल में यूज कर सकते हैं हम लोग इसका। तो डेल एम की वैल्यू कितनी है बेटा, 41। डेल एम नॉट कितना दिया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 390.5। ठीक है, अच्छा बेटा नॉट आ जाए तो ये लिमिटिंग है, याद रखना ये बात। कहोगे सर ये है क्या, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ये। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा 0.105। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देख लो यहां पर डेल एम निकालने के लिए हमने किस फॉर्मूले का यूज किया है, 1000 के अपॉन सी। ठीक है, क्या सवाल समझ में आ रहा है, क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही, इसे नोट कर लीजिए बेटा। मेरे बच्चे सवाल को समझना, अब देख लो धीरे धीरे सवाल कहां से कहां जा रहे हैं। देखा आपने, पहले मैंने आसान लेवल के सवाल स्टार्ट किए, उसके बाद देखो एकदम कितना बेहतरीन लेवल का सवाल आ गए। बोल रहा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na+ और SO4। यानी हम लोग को दिया है बेटा मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस दिया, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है, लैम्डा नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग। Na का दिया हम लोग को, Na+ का दिया गया है 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, Na+ का कितना दिया बेटा 50, और बचा क्या हमारे पास SO4-2, उसका लिख लो। तो SO4-2 इसका दिया गया है 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बताओ क्लियर है। बोला व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का मोलर कंडक्टेंस निकालना है, सोडियम सल्फेट का। तो मेरे बच्चे पहले तो तुम रिएक्शन लिखो, ठीक है, रिएक्शन सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4। बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान समझो जरा। सोडियम सल्फेट को रिएक्शन लिख रहा हूं, इसका रिएक्शन लिख रहा हूं, तो क्या ये 2Na+ और SO4-2 में ब्रेक होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। क्या ये तुमको रिएक्शन समझ में आई, सवाल देखो कितना अच्छा है। मोलर कंडक्टेंस बताना है बोले तो अपन लोग को डेल एम बताना है, किसका बेटा, सोडियम सल्फेट का। तो चलो भाई सोडियम सल्फेट लिख लेते हैं, तो हमने लिख लिया Na2SO4। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है हमको। अच्छा, हमको मालूम है बेटा Na का कितना दिया बेटा, लैम्डा नॉट Na+, मोलर कंडक्टेंस देख लो बेटा ये है। अच्छा यहाँ पे 2 है ना बेटा, सोडियम के कितने मोल दिख रहे हैं, देखो रिएक्शन को बैलेंस भी करना है आपको, ये नहीं कैसे ही कर दिए तुम, पता चले सोडियम के एक ही मोल रखे और यहाँ पे तो मैंने 2 रखा है बैलेंस करने के लिए, इधर जितने सोडियम उतने ही सोडियम इधर होने चाहिए, तो उस केस में यहाँ से 2 से कर दोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस SO4 का बेटा लैम्डा SO4-2। बोलो क्लियर है, अब देखो सवाल कितना आसान हो जाएगा। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी दी गई है बेटा 50, और बेटा SO4-2 की वैल्यू कितनी है 160। अब बताओ 5 दूनी 10, 100 260 आ गया, 260 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज माय फाइनल आंसर। क्या आपको ये बात समझ में आई, बताओ बात समझ में आई। समझ रहे हो बेटा कि सवाल किस किस कॉन्सेप्ट के मैं करा रहा हूँ, पूरा का पूरा चैप्टर में जिस कॉन्सेप्ट के भी सवाल पूछे जाते हैं वो सारे मैं करा रहा हूँ, वो भी PYQ के साथ। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए मेरे बच्चे। देख लो कितना अच्छा सवाल ले आया मैं।
अगर आप कर सकते हो तो कर दो। बोला कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। सवाल में इस बार क्या पूछ रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है, और हमको दिया मोलर कंसंट्रेशन दिया है, डेल एम नॉट की वैल्यू दिया और के दिया गया। ठीक है, अच्छा डिसोसिएशन कांस्टेंट पता क्या होता है मेरे बच्चे, के ए बराबर सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। तो ना अल्फा निकालना है। अल्फा क्या होता है आपको मालूम है, क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये होता है अल्फा। अच्छा ये क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, उससे पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, और अल्फा निकालने से पहले आपको मोलर कंडक्टिविटी डेल एम निकालना पड़ेगा, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है के बाय सी इंटू 1000। पहला फॉर्मूला आप यूज करोगे। यहां से पहले आप डेल एम निकालोगे, क्यों, क्योंकि बेटा जब तक डेल एम नहीं निकलेगा तो क्या तुम अल्फा निकाल सकते हो, क्या तुम अल्फा निकाल सकते हो, कहो हाँ कि ना। तो डेल एम इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो पहला स्टेप ये है। के की वैल्यू कितनी दी गई है सवाल में बेटा, के दिया गया है 4.95 इंटू 10⁻⁻5। 1000 का मल्टीप्लाई तो करेंगे ही करेंगे। अच्छा जी, सी की वैल्यू कितना दिया है बेटा, तो ये दिया 0.001028। बताओ क्लियर है, तो सॉल्व कर लेना, आ जाएगा 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बताओ क्या आपके सामने डेल एम की वैल्यू आ गई। अच्छा जब डेल एम आ गया तो डेल एम नॉट दिया है, अल्फा निकाल लो। तो डेल एम आ चुका हमारे पास 48.15, और डेल एम नॉट कितना है बेटा 390.5। देखो सवाल में डेल एम नॉट दिया है बेटा, देख लो देख लो देख लो। ठीक है, सॉल्व करेंगे, अल्फा आ जाएगा 0.123। अल्फा आ चुका है। जब अल्फा आ गया तो क्या आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो, क्या आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो। सी की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे, सी है 0.001028। अल्फा कितना दिया है बेटा, अल्फा दिया है 0.123 का होल स्क्वायर अपॉन 1 - 0.123। बताओ कर दिया गया नहीं सवाल को आसान। पहले डेल एम निकाला, मोलर कंडक्टिविटी, फिर हम निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फिर वहां से आएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट के फॉर्मूले में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा ही आएगा, तो इसको निकालना बहुत जरूरी है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 1.77 इंटू 10⁻⁻5 -5 मोल पर लीटर। बताओ क्या ये सवाल हमारा ये पीवाईक्यू है मेरे लाल, ये ना पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ऐसे ही नहीं है बेटा। देखो कितना सवाल बेहतरीन है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए आपको, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं याद होगा तो फिर आप सवाल नहीं कर पाओगे। क्लियर है, सेकंड लास्ट सवाल था, एक लास्ट सवाल और सिखा दूंगा, उसके बाद पूरा का पूरा ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आखिरी सवाल लेकर आता हूं बेटा, एक आखिरी सवाल और एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने आ चुका है। बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर आप इन सवालों की प्रैक्टिस कर लिए तो गारंटी इस चैप्टर में पूरे नंबर ले आएंगे आप। बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स। मेरे बच्चे टाइम दिया गया, टाइम टाइम दिया है 10 मिनट्स। अब 10 को कितने सेकंड होती है ये बात आपको मालूम है, तो क्या 600 सेकंड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। विथ अ करेंट ऑफ 1.5 एम्पियर, आई दे दिया गुरु, आई दे दिया हम लोग को 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, कि कैथोड पर कॉपर का कितना मास डिपॉजिट हो रहा है। बहुत ध्यान से समझो कि कैथोड पर कॉपर का कितना मास डिपॉजिट हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो आप चार्ज निकालो, Q बराबर आई इंटू टी। आई की वैल्यू 1.5, टी है हमारा 600। ठीक है, पॉइंट हटाओगे जीरो आएगा, खत्म। 900 कितना आ गया,
900 कूलाम आ गया। बताओ क्लियर है? क्लियर है? आपको मालूम है कैथोड है, तो कैथोड पर क्या होता है, रेड कैट रिडक्शन एट कैथोड, कॉपर जो होगा वो पहले +2 में होगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या वो Cu में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? बताओ क्या वो होगा कि नहीं होगा मेरे बच्चे? क्या हम कैथोड पर यही रिएक्शन तो आएगा, क्या इलेक्ट्रॉन ऐड ही तो होगा? बताओ होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब मेरे बच्चे देखो यहां पर कॉपर के कितने मोल हैं? 1 मोल। बच्चे बहुत ध्यान से ये बात समझो, 1 मोल, 1 मोल यहां पर इसका मतलब हुआ ये 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ ये 2f की बात कर रहा है, फैरेड की बात कर रहा है, फैरेड 96500। अच्छा, अब आप थोड़ा समझना, अब समझना ध्यान से, फॉर 2f अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर? तो आप कहोगे 1 मोल, 1 मोल बोल दें, या कॉपर का कितना मास होता है बेटा? तो मैंने ले लिया 63 ग्राम। बताओ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन नहीं आई आपको तो आप नहीं कर पाओगे सवाल को। भाई 2f पर जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कितने मोल हो रहा है बेटा? 1 मोल, या फिर उसका मास लिख दो 63 ग्राम। अच्छा, 2f का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 96500, अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कितने ग्राम में बेटा? 63 ग्राम। बताओ, बहुत ध्यान समझो, 1 रुपए में 5 टॉफी तो 10 रुपए में कितनी टॉफी? सेम कॉन्सेप्ट है, ये कुलाम है बेटा, कुलाम। ठीक है, तो 1 कुलाम में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? तो आप कहोगे 63/2 इंटू 96500 ग्राम। बताओ 1 कुलाम में कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर? तो इतना डिपॉजिट हो रहा है। 1 कुलाम की वैल्यू, आपके पास कितने कुलाम है मेरे बच्चे? आपके पास तो 900 गुलाम है। अब क्या समझ पा रहे हो कि मैंने ये काम क्यों किया? जब हमारे पास 900 गुलाम है, 1 गुलाम की वैल्यू इतनी है, तो 900 की कितनी आएगी? तो आप लिखो 63 इंटू 900/2 इंटू 96500 ग्राम। बताओ क्या बात समझ में आ रही है? क्या ये सवाल समझ में आ रहा है आपको? क्या ये सवाल आपको समझ में आ रहा? और जैसे ही सॉल्व करोगे आ जाएगा 0.29 ग्राम। तो जो कॉपर होगा वो कैथोड पर 0.29 ग्राम डिपॉजिट होगा। बहुत ही, फिर समझ लो एक बार सवाल को मैंने क्या किया, पहले Q बराबर IT निकाला, चार्ज निकाला, कूलाम निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन लिखा कैथोड वाला, मैंने इसको ले लिया 1 मोल, क्योंकि बेटा यहाँ पर 1 ही मोल था। यहाँ पर इसको 2f लिख लेंगे। फॉर 2f के लिए अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट कितना होता है? 1 मोल, या इसका मास लिख दिया 63 ग्राम। तो 2f का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 96500। बताओ क्लियर है? बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, निकाल लोगे तो 1 गुलाम की वैल्यू इतनी आ गई, तो इतनी गुलाम की 900 गुलाम की वैल्यू कितनी होगी? बस खत्म खेला। क्या सवाल समझ में आया? क्या ये चैप्टर के सवाल समझ में आए? अगर मेरे बच्चे ये सारे सवाल अगर तुम लगा लेते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मैं बोल रहा हूँ इस चैप्टर में आपको पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आ रही ये बात समझ में? क्या हमारे सवाल समझ में आए? अच्छे से समझ में आए बेटा? ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और ये सारे के सारे सवाल आपको लगा लेने हैं। एनसीईआरटी की क्वेश्चन आप घर पे बैठकर खूब प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। चलता हूँ, बाय।